नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में एक बार जिन्ना ने एंट्री ले ली है। अब आप सोचेंगे, जिसको पाकिस्तान कायदे आजम कहता है, पाकिस्तान के नायक जो हैं, विभाजन को पुरजोर तरीके से समर्थन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, उनका यूपी के चुनाव से क्या लेना देना। लेकिन लेना देना है। बात सरदार पटेल की कर रहे थे अखिलेश यादव, जिन्ना निकल गए और बात यह बोली जा रही है कि जानबूझ के निकले, शायद तुष्टीकरण की दृष्टिकोण से निकले। उन्होंने किया क्या, ये आपको सुनाएंगे, ये आपको बताएंगे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं या सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या बोला, और इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या बयान दिया। और फिर एक सवाल यह पूछेंगे कि कौन किसका तुष्टीकरण कर रहा है। इन सबके बयान सुनते हैं इन दोनों के। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोह सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो आज सवाल इंडिया का है आपके स्क्रीन पर, ये विवाद से किसको फायदा है। अखिलेश यादव के बयान पर बवाल हो रहा है और यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई है। बात सरदार पटेल की, लेकिन जंग जिन्ना पर। जो सबसे बड़ा सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि इतिहास पर लड़ा जा रहा है वर्तमान में यह चुनाव। क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले बृजमोहन जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी आपत्ति किस चीज पर है, क्योंकि मैंने ना वो पूरी स्पीच सुनी और उस स्पीच में एक बार जिक्र है मोहम्मद अली जिन्ना का, और जिस तरीके से जिक्र है उससे यह लगता है कि उनको भारत की आजादी दिलाने के पीछे जो नायक थे उस श्रेणी में अखिलेश यादव ने रखा है। क्या यह आपत्ति है आपकी? मैंने क्योंकि पूरा बयान सुना है, इस वजह से मुझे यह समझ में आता है। मेरी रीडिंग यह कि दरअसल उन्होंने कर क्या दिया अपने बयान में। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन सबको एक लेवल पर लाके कि हमारी आजादी के लिए ये सारे लोग जिम्मेदार। क्या ये है आपत्ति? देखिए, आपत्तिजनक तो ये है कि जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिन्होंने देश का बंटवारा किया, उनको देश के महान पुरुषों के साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में और गांधी जी के साथ में उनका नाम जोड़ना, ये शुरू से समाजवादी पार्टी देश के विभाजन की तरफ आज भी इस देश को ले जाने की कोशिश कर रही है। देश में जातिवाद का बीज बोने का काम कर रही है, वोट की राजनीति करने का काम कर रही है। कम से कम जिन्होंने देश को बांटकर आज हमेशा के लिए देश के सामने समस्या पैदा की है, ऐसे लोगों को सम्मानित करना और आजादी के लिए उनको श्रेय देना, यह दुर्भाग्यजनक है। ये तो हम कहेंगे कि ये
एक देशघाती कदम है इस प्रकार की बात करना, और ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। इसको मुझे लगता है कि देश का समाज कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक। ठीक है, मैं नाहिद लारी खान के पास जाना चाहता हूं। नाहिद जी, आप मुझे ये बताइए, ये कैसा बयान है, क्या बयान है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं, देखिए, कहीं सुनी बात नहीं है, मैंने पूरा बयान सुना है, और बयान सुन करके एक चीज तो बड़ी साफ है कि वो जितने आजादी के नायक रहे हैं उनकी बात करते करते उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात की, और उनके स्टेटमेंट में यह साफ है कि आजादी दिलाने में वो एक बड़ी अहम भूमिका दिखाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की भी। क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? एक आरोप लग रहा है तुष्टीकरण। संकेत जी, मैं मोदी जी और योगी जी जैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, केवल MBA पास हूँ और कानून की जानकार हूँ। तो अपनी छोटी सी जो बुद्धि है मेरी, उससे और जो जनमानस भी जो देखा है, जो सुना है और जो अखबारों में पढ़ा है, उससे जनमानस को भी समझ में आ रहा है कि इसमें डिबेट लायक कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल बीजेपी को जो है माननीय अखिलेश यादव जी केवल बहाना है। वस्तुतः बीजेपी को दिन रात 24 घंटे सोते जागते जो है पिछड़े दलितों को गरियाना है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही पिछड़े दलित विरोधी है। इनकी बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में दलित और पिछड़े विरोध पर पड़ी थी। आप ये समझे कि 4.5 साल आदित्यनाथ सरकार ने कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया, कोई काम नहीं किया। महिला उत्पीड़न चरम पर, महंगाई चरम पर, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, किसान बेहाल, बेरोजगारी चरम पर। इन सब मुद्दों पर बात ना करके ये ध्यान भटकाने के लिए ये जो है अलग अलग बातें। अच्छा, नाहिद जी आप मुझे ये बताइए, नाहिद जी आप मुझे ये सब मुद्दा बता रही हैं, ये बात सही है, लेकिन जिन्ना वाली बात तो अखिलेश ने बोली, योगी आदित्यनाथ तो उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए कल बयान तो अखिलेश यादव का आया ना। देखिए, राजधानी लखनऊ से प्रकाशित एक बड़े, आप तो गोदी चैनल नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, राजधानी लखनऊ से प्रकाशित एक बड़े हिंदी गोदी अखबार ने माननीय अखिलेश यादव जी की, जो हरदोई में कल बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी जनसभा थी, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था, उसकी एक छोटी सी खबर निकाली है, और उसमें लिखा यह है, आप ये पढ़ें। उसमें साफ लिखा है कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी, गांधी जी और जिन्ना एक ही संस्था से बने हैं बैरिस्टर। अब उसमें आगे माननीय अखिलेश यादव जी ने महंगाई की भी बात की। आप ये देखिए, सिलेंडर, आज ये कमर्शियल सिलेंडर 265 रुपए इसका दाम बढ़ गया है और 2000 हो गया। मतलब ढाबे से लेकर बड़े होटलों तक का खाना जो है अब महंगा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर यूं ही महंगा है, 1000 पार है। अच्छा, प्याज का दाम 50 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए किलो, आलू 50, नया आलू 50 रुपए किलो, मटर जो है 100 रुपए किलो, सरसों तेल 200 रुपए लीटर। कहाँ 110 रुपए लीटर हुआ करता था, 200 रुपए लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल का दाम आज भी बढ़ा दिया। इनके एक मंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो 95%। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नाहिद जी करना चाहते हैं। नाहिद लारी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद ब्रिजमोहन जी के पास जाऊंगा। ये सारे मुद्दे जो हैं आपने उठाए, और जैसे कि मैंने बोला, वो पूरी स्पीच मैंने सुनी है, उसमें इन सारी चीजों का जिक्र भी था, लेकिन आपको लगता है कि ये जानते हुए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जिसने जिन्ना को लेकर के अपनी ही पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह को आड़े हाथों ले लिया, वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे अखिलेश यादव को सूली पर चढ़ाने में राजनीतिक रूप से? समझिए, और वही उन्होंने किया। ये नाम लेना, आपको लगता है कि मतलब उनकी 1-1.5 घंटे की स्पीच एक तरफ, और ये जो नाम ले लिया वो ये एक तरफ हो गया है? मैं राजनीतिक रूप से इसके मायने पर चर्चा करना चाहता हूं। केवल संकेत जी 30 सेकंड्स दीजिएगा, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आपको बताना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का खदेड़ा होना कर देंगे। गांव में इनको घुसने नहीं दे रहे, इनके मंत्री MP MLO को जो है गांववासी घुसने दे रहे, खदेड़ कर बाहर निकाल रहे, और जो है इनके गाड़ियों पे कालिक पोत रहे। आज का लेटेस्ट देखिए, आज का लेटेस्ट सुनिए, योगी जी की जन्मस्थली केदारनाथ बाबा जी क्या, वहां जो है बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित जमा हुए, और उन्होंने बीजेपी के, ये जो मोदी जी के सिपा सलार है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के वहां के प्रदेश मंत्री, और जो बीजेपी के जो पूर्व CM थे, उनको जो है मंदिर में घुसने तक नहीं दिया, खदेड़ कर बाहर निकाला। बाकायदा नारे लगाए कि ये चोर डकैत, चोरों की, पापियों की और पार्टी है, मुर्दाबाद के नारे लगाए। अच्छा, ठीक है। गंगोत्री जी पर तो प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ बीजेपी के अगेंस्ट। तो अभी तक जहां पंचायत चुनाव में जो है, तो आपका ये कहना है कि ये पूरा मुद्दा हाईलाइट करके
बीजेपी ये सारा रोष छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अब अगला सवाल है। एक सेकंड नायक जी रुकिए, अभी मैं आगे एक सेकंड बृजमोहन जी से भी बात कर ले। आपने अपनी बात कह दी, बृजमोहन जी अब आते हैं इस सवाल पर। कौन जिन्ना को राजनीतिक रूप से भुट्टे की तरह उत्तर प्रदेश में भून रहा है ज्यादा? समाजवादी पार्टी, जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई आप इसलिए लेकर के आए क्योंकि आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, ओएसी फैक्टर को काटना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी जिसने उस बयान को लेकर के मतलब आप इस लेवल पर ले गए कि और कोई कुछ बात ना करे, बस इसी जिन्ना इन्ना पे ही बात हो? मैं तो अखिलेश कौन तुष्टीकरण कर रहा है? उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गए, जो इस देश के विभाजनकारी हैं, जो इस देश के द्रोही हैं, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान आज भी उस दंश को भुगत रहा है। आखिर जिन्ना का नाम और सरदार पटेल और गांधी जी से जिन्ना की तुलना करने का औचित्य क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? अगर जिन्ना को हम इस देश की आजादी का नायक बताएंगे तो चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, इनका सबका क्या ये अपमान नहीं है? देश के आजादी के दीवानों ने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, क्या यह उनका अपमान नहीं है? और आज उनका अपमान कर कर जिस विषय पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस पे तो वो जवाब नहीं दे रही है, वो दूसरे विषय पर जवाब दे रही है। आज सवाल यह है कि क्या जिन्ना भारत का नायक हो सकता है? क्या जिन्ना देश की आजादी का जनक हो सकता है? क्या जिन्ना इस देश के लिए महापुरुष हो सकता है? इस स्पीच में एक सेकंड ताकि एक सेकंड बृजमोहन जी, इस स्पीच में जो उन्होंने दी है, जिसका एक अंश हमारे चैनल पे भी चल रहा है, अखिलेश यादव ने अपने शुरुआती वक्तव्य में यह बोला है कि ये सब बैरिस्टर बने थे और ये एक ही इंस्टीट्यूट से बैरिस्टर बने थे, ये बात बोली। और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि सबने आगे चलकर देश को आजादी दिलाई और आजादी दिलाने में योगदान दिया। इस स्टेटमेंट से जब आप पूरी स्टेटमेंट देखते हैं तो एक चीज साफ जो दिखाई देती है, ये जो समझ में आती है, वो ये है कि सारे आजादी के जो नायक हैं उनके साथ जिन्ना का भी नाम लिया गया है कि उन्होंने भी आजादी दिलाई। ये है सार जो मुझे समझ में आता है उस स्टेटमेंट से। अब अगर स्टेटमेंट में गलत पढ़ रहा हूं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको लगता है कि आज की डेट में ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दी, उनकी मंशा पर आपने सवाल भी खड़े कर दिए। मैं आपसे बृजमोहन जी पूछ रहा हूं कि इसका उल्लेख और जिक्र करके आपकी मंशा क्या है राजनीतिक रूप से? देखिए, हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ये उल्लेख तो अखिलेश जी ने किया और अखिलेश जी ने, अरे योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया उस पर, आपका राजनीतिक एजेंडा हो गया ये। नहीं, ये तो होगा ना, हम कोई साधु संत तो है नहीं। अगर ये अखिलेश यादव जी जिन्ना जी के साथ में, हम राजनीतिज्ञ हैं, साधु संत नहीं है हम। अगर कोई मुद्दा हमें मिलता है तो, और जो तो लगा साधु देश विरोधी वो भी राजनीति, साधु संत के साथ में राजनीतिज्ञ हैं। अगर कोई देश की आजादी के दीवानों का अपमान करेगा और देश के विभाजनकारी और देश विरोधी तत्व को देश के आजादी दिलाने वाले लोगों के साथ में तुलना करेगा, तो ये क्या देश के लिए उचित है? देश के विभाजनकारी वोट की राजनीति के लिए अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी अगर कोई भी बात कहेंगे तो उसका क्या देश समर्थन करेगा? क्या आपका जवाब? जिन्ना का उल्लेख करने का औचित्य क्या है? जिन्ना के नाम लेने का औचित्य क्या है? जिन्ना को महिमा मंडित करने का औचित्य क्या है? नाहिद लारी जी, आपका जवाब? की राजनीति, वोट की राजनीति। आप महिमा मंडन करेंगी तो बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। संकेत जी, बीजेपी के मुंह से कहां आजादी की बातें शोभा देती है? अरे बीजेपी और आरएसएस के तो ये लोग हैं जिन्होंने जो है अंग्रेजों के से मुखबिरी करके लाखों लाख राम भक्तों और देशभक्तों को जो है फांसी दिलवाई थी और जो है कारावास जेल में भी जो है ठुसवाया था अंग्रेजों से। इनके मुंह से कहां आजादी की बात अच्छी लगती है? आपको मैं बताना चाहती हूं, राम मंदिर के निर्माण में गोलियां चलवाकर हजारों राम भक्तों को मरवाने वाले लोग आज राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को मरवा दिया। बीजेपी के पापियों का जो है जनता ने खदेड़ा किया था अभी पंचायत चुनाव में। अब इनका खदेड़ा करने का आदेश जो है बाबा केदार जी ने भी दे दिया है। वहां के तीर्थ पुरोहितों के मन में डाल दिया और इनको अब बीजेपी के लोगों को जो है मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। खदेड़ का धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूरे देश से बीजेपी के लोगों का खदेड़ा होगा और इनको लोग जनता बाहर निकालेगी।
आप ये समझे, जिस प्रकार से बात करें, माफी मांगे आदित्यनाथ की योगी राज में जो है भ्रष्टाचार के चलते नवनिर्मित शमशान घाट की छत धराशायी हुई और बड़ी संख्या में राम भक्तों की मृत्यु हो गई, धरती खून से लाल हो गई। योगी माफी मांगे नड्डा जी ने क्या कहा, मोदी जी भगवानों के भी नेता, इसीलिए सारे भगवान। अच्छा, ये नाइक जी रुकिए जरा, बृजमोहन जी का जवाब भी ले लें, नहीं वो आरोप लगा देंगे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बृजमोहन जी, समाजवादी पार्टी को सब भगवान जी दे रहे हैं। बृजमोहन जी, मैं दोबारा आप लोगों से, दोनों से एक एक करके वही सवाल पूछना चाहूंगा। नाइक जी रुकिए, कौन तुष्टीकरण कर रहा है और राजनीतिक रूप से फायदा उठाना जा रहा है? बृजमोहन जी का यह कहना है हम साधु संत तो है नहीं, अगर आप बोलेंगे तो हम उसका उल्लेख भी करेंगे, तो उसका बार बार जिक्र करके क्या हम यह मान लें कि बीजेपी अपने वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश कर रहा है? कि बीजेपी का वोट बैंक तो पूरा देश है, देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी तो सबको साथ में लेकर चलना चाहती है, देश के नायकों का सम्मान करना चाहती है। जिन्ना का उल्लेख किसने किया? जिन्ना का उल्लेख तो अखिलेश यादव जी ने किया ना, जिन्ना का उल्लेख तो हमने नहीं किया। और जिन्ना का उल्लेख कर कर तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति कौन कर रहा है? वोट की राजनीति तो ये कर रहे हैं, और वोट की राजनीति कर कर तुष्टीकरण की राजनीति कर देश की आजादी के दीवानों का अपमान कर कर, और ये फिर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर देश के आजादी के दीवानों का नाइक जी आता हूं, वरना आवाज नहीं जा पाएगी जिन्ना की गांधी जी के साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में तुलना करना, क्या इसको भारत देश बर्दाश्त करेगा? क्या कोई भी राष्ट्रवादी इसको बर्दाश्त करेगा? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव जी राष्ट्रवादी है कि नहीं? ये नाइक जी जो है ये राष्ट्रवादी है कि नहीं? और अगर राष्ट्रवादी है तो जिन्ना क्या इस देश के लिए आदरणीय हो सकता है? इस देश का महापुरुष हो सकता है? क्या इस देश के लिए सम्माननीय हो सकता है? क्या इस देश की आजादी दिलाने वालों में जिन्ना का नाम हो सकता है कि देश को बटाने वाले में, देश के विभाजनकारी तत्वों में जिन्ना का नाम होगा? उनके नाम का उल्लेख करना ही ये अपने आप में पूरे देश का अपमान है। ठीक है, ये सिर्फ बीजेपी का अपमान नहीं है। ठीक है, नाइक जी आप जवाब देना चाहेंगे? पूरे देश के 130 करोड़ की आबादी का अपमान है। मेरा बस ये कहना है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट किसी को नहीं बांटना चाहिए, किसी को माफी मांगना चाहिए। हाँ, नाहिद लारी, और माफी मांगने के बजाय और इसके ऊपर में बहस कर उनको बोलना चाहिए हाँ अखिलेश यादव जी से गलती हो गई। उनकी तरफ से बीजेपी जो है मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। महिला उत्पीड़न चरम पर उत्तर प्रदेश में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। देखिए अयोध्या की बच्ची ने जो किस तरह से एक सुसाइड नोट लिखा और बताया कि किस तरह से एक आईपीएस भाजपा का दामाद जो प्रताड़ित कर रहा था उनको, और किस तरह से उसने आत्महत्या कर लिया। अमरोहा में किस तरह से बच्ची के साथ हुआ, दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। जिन्ना के ऊपर में कोई जवाब नहीं है इनके पास में। जिन्ना के ऊपर में, अखिलेश यादव जी के बयान के ऊपर में कोई जवाब नहीं है। बाकी बातों के ऊपर में बाकी चर्चा तो रोज टीवी चैनलों पर होती है, बाकी डिस्कशन होते हैं। आज का विषय जिन्ना है। जिन्ना के बारे में बताया ना कि अखिलेश जी ने क्यों तुलना की जिन्ना की। पर जो है खून से लिख लिख कर चिट्ठी भेज रहे आदित्यनाथ को, नौकरी मांग रहे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया पिछड़ों के आरक्षण को, तो डंडे मारने का काम कर रहे कि पिछड़ों को आरक्षण का लाभ ना मिले। वो खून की चिट्ठी लिख रहे आदित्यनाथ को। लेकिन आपकी सरकार जो है वो केवल धर्म जाति की राजनीति करती है। अरे तुष्टीकरण की आप बात करेंगे, तुष्टीकरण तो देखा सबने किस प्रकार से भाजपा ने किया अभी जब मंत्रिमंडल विस्तार। अच्छा ठीक है, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना पड़ेगा। कौन किसका तुष्टीकरण कर रहा है, कौन चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर यह बोला जाए कि भाई इसका हम चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई नहीं मानेगा। 4 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद, ऐसा यूपी में बोले हुए हर बयान पर कोई ना कोई राजनीतिक मायने, चुनावी मायने हैं। लेकिन ये कितना कैलकुलेशन था और कितना स्लिप ऑफ टंग था अखिलेश यादव की तरफ से, और इसको कितना राजनीतिक रूप से भूना जा रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये सारी चीजें अभी कुछ दिनों में और पता चलेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाएंगे, और चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, कुछ बड़ी घोषणा करना चाह रहे हैं वो, ये सब आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और
और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एनआईए की एक विशेष अदालत ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट के लिए सभी 9 दोषी में से 4 दोषियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पटना से मनीष कुमार। मनीष जी, अगर आप विस्तार में बताएं कि क्या हुआ अदालत में। देखिए, आज अदालत में जो 9 लोग दोषी पाए गए थे, इसके पहले 27 अक्टूबर को जब इस मामले में फैसला आया था तो 10 में से 9 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। उन 10 में से 4 को उम्र कैद के साथ साथ फांसी की सजा, 2 को 10 साल की सजा और 1 को जो है वो 7 साल की सजा दी गई है और 2 व्यक्ति को दो दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। यानी कि एनआईए की इतिहास में आप कह सकते हैं कि ये मामला जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है कि उन्होंने 10 में से ना केवल 9 को दोषी ठहराने में कामयाब रहे, बल्कि साथ ही साथ उन्हें जो सख्त से सख्त सजा होती है, उम्र कैद और फांसी, ये भी दिलवा पाने में कामयाब रहे। यानी कि 6 जो है 9 दोषियों में से 6 को उम्र कैद, 2 को 10-10 साल की सजा और 1 को 7 साल की सजा दी गई है। जो जिनको 7 साल की सजा मिली है वो चूंकि अब इस मामले में करीब 8 वर्षों से वो न्यायिक हिरासत में है तो वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को जब तक किसी अपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती है तो इस मामले में उम्र कैद या आप कह सकते हैं कि 2 व्यक्ति को अभी कम से कम 2 साल और जेल में ही रहना होगा। संकेत जी, मनीष कुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर इस करके ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਰਡਨ ਪਾਏਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਈਅਰ ਪਰ ਐਨਮ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 2200 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ 3316 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10628 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ जो ऐसी बचा रहे हैं वो कंज्यूमर ਨੂੰ डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार ने बचाएगी, ਅਸੀਂ कंज्यूमर ਨੂੰ फायदा दे रहे हो चीज। ऐदा है ये कैलकुलेट होएगा जिमें जिमें कंजम्पशन आएगी। हुण जिस तरह ये है कि जे 300 यूनिट फ्री कर दो तो 100 बाढ़ने वाला भी 300 बाढ़ लग जाएगा। वो साडा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं चक सकेगा। 300 यूनिट माफ जे करनी है तो सानू पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਖੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਫ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 72 ਲੱਖ ਚੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ऐसी ये नहीं है कि जी जिन्होंने फ्री मिल रही सी 200 यूनिट उन्होंने वापस ले लांगे, उन्होंने उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। उस तो ऊपर उन्होंने भी फायदा होएगा जी वो 200 तो वध बाढ़ दे। दिल्ली च क्या है कि जी थोड़ी 300 यूनिट माफ है, लेकिन जो 301 होगी तो थोड़ा 300 के ही पैसे पैणगे।
ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ 200 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 रुपए बिजली सस्ती कर करवाया। एग्रीकल्चर सेक्टर भी करवाओगे? एग्रीकल्चर ट्यूबवेल की कोई किसान ये सैपरेट इशू है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 53 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ और अभी पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान है बिजली के रेट्स को लेकर के। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि राज्य में आज से बिजली की नई दरें लागू होंगी। मोहम्मद गजाली हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। गजाली, आप बताएंगे कि ये दरें क्या हैं, कितना वित्तीय भार होगा और इसके पीछे की राजनीति क्या है? जी देखिए, जहां तक बिजली की दरों की कटौती की बात है, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उन्होंने एक सर्वे करवाया था पंजाब में जिसमें लोगों की राय ये थी कि आप बिजली की दरों को सस्ती करें, ना कि मुफ्त बिजली दें। इस वजह से पंजाब में अभी जो बिजली की दर है वो यूनिट वाइज दी जाती है कि अगर 300 यूनिट से ऊपर आपका बिल आता है तो पर यूनिट जो दर है वो 8 रुपए 76 पैसे था, अब वो घट के 5 रुपए 76 पैसे हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग यूनिट के जो लिमिट्स हैं उसमें 3 रुपए की कटौती होगी। तो जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए एक स्लैब बना दिया गया है कि आपका जो पहले बिल लगता था उससे 3 रुपए उसमें कटौती की गई है। ये मांग काफी दिनों से पंजाब में चल रही थी और ये मांग उस वक्त जोर पकड़ गई जब जून जुलाई के महीने में पहली बार अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए और उन्होंने ये चुनावी वायदा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। तो इसके पीछे की सियासत यही है कि महंगी बिजली जो है पंजाब में एक पोल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, और उसी का जवाब देते हुए दिवाली से पहले, क्योंकि पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री अपने ट्विटर पे एक टीजर भी डाल रहे थे कि 1 नवंबर को हम दिवाली के ऊपर पंजाबियों को कोई तोहफा देंगे, तो ये एक बड़ी राहत मिलेगी जो कंज्यूमर्स हैं या जो यहाँ के लोग हैं कि बिजली के बिल में 3 रुपए की कटौती की गई है। और इससे जो है करीब 3,316 करोड़ सालाना जो सब्सिडी है वो सरकार पे इसका भार पड़ेगा, जबकि सरकार पहले से ही एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में जो बिजली की जो आपूर्ति होती है तो उसमें 10,000 करोड़ से ऊपर का खर्च आता है जो सब्सिडी दी जाती है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने बताया कि सालाना भार जो पावर सब्सिडी पे है वो करीब 14,000 करोड़ होगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी बताई कि दिल्ली में पावर की सब्सिडी पे करीब 2,200 या 2,000 के करीब 2,000 करोड़ के करीब सब्सिडी दी जाती है। तो पंजाब में 7 गुना उसका भार पंजाब सरकार उठाएगी अपने लोगों को राहत देने के लिए। तो एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी यहाँ पर हमेशा दिल्ली मॉडल की बात करती है। पंजाब में कैंपेन करते वक्त दिल्ली के लोगों के बिल्स को यहाँ दिखाया जाता है, बिजली के बिलों को, कि देखिए उनको कैसे राहत मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दिवाली से पहले और चुनाव से पहले लोगों के का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए या उनको एक कहा जाए कि चुनावी तोहफा दिया गया है। बिल्कुल।
बिल्कुल मोहम्मद गजाली, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज फिर कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल 35-35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। देश के करीब सभी राज्यों में पेट्रोल अब 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। वहीं महानगरों में सबसे ज्यादा कीमत मुंबई में है। यहां पेट्रोल 115 रुपए और डीजल 106 रुपए लीटर है। देश में पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा दाम श्रीगंगानगर में है। यहां पेट्रोल 122 रुपए और डीजल 113 रुपए लीटर पार हो गई है। पिछले 30 दिनों में डीजल के दाम में 9 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 27 दिनों में पेट्रोल प्रति लीटर 8.5 रुपए महंगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित है। दिवाली से पहले एलपीजी पर महंगाई की गाज गिरी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 265 रुपए की भारी बढ़ोतरी हो गई है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में अभी इस बार फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए के पार पहुंच गया है। इससे पहले 1733 रुपए का था। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।